तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वंतर D और nवां पद AN है। देखो यहाँ पे 5 भाग दिए गए हैं इसके, और पांचों भाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे यहाँ पे देखो AN निकालना है हमें, इसमें हमें D निकालना है, यहाँ पे A निकालना है। इस तरह अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ निकालनी है। हम पहले भाग पे आते हैं। पहले भाग में हमें AN निकालना है। तो देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D होता है। तो यहाँ अगर हम AN निकालते हैं इसमें, तो AN बराबर A, देखो A का मान क्या होगा, A का मान यहाँ दिया है 7, तो 7 प्लस N माइनस 1, N हमारे पास कितना है 8, तो 8 माइनस 1 गुणा में D हमारा 3 है। इसको हल करते हैं। देखो ये आएगा 7 प्लस 7 में से 8 में से 1 गया 7, 7 यहाँ 21 आ जाएगा, 21 7 28। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास 28। AN का मान आ गया 28। अब आते हैं हम अगले भाग पे। इसका दूसरा भाग, देखो दूसरे भाग में है, यहाँ पे हमें D निकालना है। फिर से वही सूत्र लगाते हैं हम, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। तो देखो इसमें AN का मान रख देते हैं, क्योंकि AN का मान 0 दिया हुआ है हमें। तो 0 बराबर A है -18 प्लस N माइनस 1, देखो N हमें दिया है 10, तो 10 माइनस 1 गुणा में D। अब देखो यहाँ पे 0 है और ये माइनस का 18, इस 18 को इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। तो 18 बराबर यहाँ बचेगा 9 और गुणा D, 9D। इस तरह D बराबर कितना आएगा, 18 बटे में 9 मतलब 2 आ गया। तो D का मान आ गया 2। इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में हमें A निकालना है। देखो A गायब है इसमें, तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस N माइनस 1 गुणा D बराबर AN का मान है यहाँ 5 माइनस का, -5 बराबर A प्लस N है हमारे पास 18, यहाँ पे 18 माइनस 1 गुणा में D मतलब -3। देखो यहाँ पे -5 है, इसे ऐसे छोड़ देते हैं हम, और या तो A को इधर ले आते हैं और -5 को इधर ले आते हैं। देखो -A बराबर 5 प्लस 18 में से 1 गया 17 बचेगा, 17 गुणा -3। अब देखो -A बराबर 5, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 17 3 51, यहाँ देखो माइनस का 3 है, तो ये 51 हो जाएगा। 51 में से 5 घटाना है, तो ये आ जाएगा 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और 4 में का ऐसे आ गया, तो -46। तो -A बराबर -46 है, अर्थात A बराबर कितना आएगा, A बराबर 46 आ गया। इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में हमें देखो N निकालना है। तो देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 गुणा में D। AN हमारे पास है 3.6, तो 3.6 बराबर A मतलब -18.9 प्लस N तो हमें निकालना है इसमें, तो N माइनस 1 गुणा में D है हमारे पास 2.5। अब देखो यहाँ पे 3.6 है और यहाँ -18, इसको इधर ला के जोड़ सकते हैं इसमें हम, तो यह आ जाएगा 3.6 प्लस 18.9 बराबर N माइनस 1 गुणा में 2.5। अब इनको दोनों को जोड़ते हैं। देखो जोड़ने के बाद क्या आएगा, एक तरफ तुम्हारे पास 2.5 गुणा में N माइनस 1 है, और एक तरफ इनको जोड़ के देखो क्या आता है, 6 और 9 15 का 5 आ गया, 3 और 8 11 और 1 12, और यहाँ पे 1 था, 1 और 1 2 आ गया। तो N माइनस 1 बराबर 2.5 बटे 22.5 बटे में 2.5, दशमलव हट गए, 25 से भाग कर सकते हैं, 25 निम 225। तो N बराबर इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, तो N का मान आ गया 10। इसका आखिरी भाग में देखो हमें AN निकालना है। तो AN का सिर्फ सूत्र लगा देंगे हम, A प्लस N माइनस 1 गुणा D। A है हमारे पास 3.5, N है 105 माइनस 1 गुणा में D 0 है।
अब देखो डी 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5। प्रश्न 2, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ देखो पहला भाग दिया है, एपी दी हुई है 10, 7, 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है हमें। देखो किसी भी एपी का अगर हम कोई भी पद निकालते हैं तो इस सूत्र से निकालते हैं, nवें पद से an n-1 गुणा में d। इस सूत्र से हम किसी भी एपी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हमें इस एपी में a दिया हुआ है, प्रथम पद 10 है, और d दिया हुआ है, d है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। अब यहाँ से देखो nवां पद निकालना है हमें, n कितना है हमारा 30, n 30 है, तो 30वां पद निकालना है, मतलब a 30 निकालना है हमें। a प्लस a हमारा 10 है, प्लस 30 माइनस 1 गुणा में d, d है माइनस का 3। तो देखो 10 यहाँ पे आ जाएगा 29 गुणा में माइनस 3, तो यहाँ 10 माइनस, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का है, अब इस 3 से गुणा करते हैं, 3 निम 27 7 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 और 2 8। अब 10 में से 87 माइनस करेंगे, यानी 87 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 77। अब देखते हैं -77 इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये वाला विकल्प एकदम सही है, सी, तो अर्थात सी विकल्प सही है। इसका दूसरा भाग AP -3 -1/2, 2 का 11वां पद। तो यहाँ देखो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d, यही सूत्र लगाएंगे यहाँ पे भी, जिसमें कि a दिया हुआ है हमें माइनस का 3, d निकाल लेंगे इसमें हम, d है -1/2 माइनस -3, देखो -1/2 प्लस 3 आ जाएगा, मतलब 3/1। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, 2 आ गया, यहाँ -1 बचेगा, प्लस 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5/2। तो देखो a मिल गया हमें, d पता लग गया है, और n पता है, n इसमें 11 है, तो हम इसमें से आराम से an निकाल सकते हैं। तो a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 गुणा में d। तो देखो a कितना था हमारा -3, प्लस यहाँ 11 माइनस 1, ये बचेगा 10 गुणा में d है 5/2। इस 2 से 5 कट जाएगा, -3 प्लस 25, अब 25 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22। अब देखते हैं 22 किस विकल्प में आ रहा है, तो 22 देखो विकल्प बी में आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। प्रश्न 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है 2, फिर एक यहाँ रिक्त खाना है, और फिर यहाँ 26 है। देखो इस श्रेणी में पहला पद दिया हुआ है हमें, पहला पद 2 है, और तीसरा पद है a3 बराबर 26 दिया है। तो देखो a3 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 2d, क्योंकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब a प्लस जितना n रखेंगे उससे 1 कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ तीसरा पद निकालेंगे तो यहाँ 3 माइनस 1 रखेंगे, 2 हो जाएगा, 2d आ गया, ये बराबर 26 है। इसमें देखो a भी ज्ञात है हमें, a है 2, तो 2 प्लस 2d बराबर 26। तो देखो 2d बराबर 26 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ से d आ गया 12। अब एक बार हमने d निकाल लिया, तो यह है तो दूसरा पद इस समांतर श्रेणी का, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, a है हमारा 2 और d है हमारा 12, इसका मतलब 14। तो इस बॉक्स के अंदर जो भरा जाएगा वो है 14। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं हम। दूसरे भाग में एक तो दूसरा पद दिया हुआ, एक चौथा पद। दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, ये हमें दिया है 13, और चौथा पद दिया है, तो यहाँ से किसी एक चीज़ का मान निकाल लेते हैं। मान लो हमने a का मान निकाल लिया, यहाँ से a बराबर 13 माइनस d, 13 में से ये हमने समीकरण 1 रख लिया। और दूसरा देखो हमें चौथा पद दिया है 3, मतलब a प्लस 3d बराबर 3 है। इस a का मान जो यहाँ हमने निकाला था यहाँ रख देते हैं इस समीकरण में, तो 13 माइनस d प्लस 3d बराबर 3। तो यहाँ क्या आएगा, इस 13 को उधर ले जाएंगे हम, यहाँ माइनस का d और प्लस का 3d, तो बचेगा 2d बराबर
3 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ गया। इस तरह से हमारे पास डी कितना आएगा, -5। अब देखो डी पता लग गया, हमें ए निकालेंगे, पहला काम है। ए यहाँ से निकल जाएगा, ए बराबर 13 माइनस डी। तो देखो 13 माइनस 5 अर्थात 13 + 5 जो कि 18 हो जाएगा। हमें ए पता लग गया है, डी पता है। अब हम इसका पहला पद, देखो पहला पद तो आ ही गया हमारे पास, ये 18 है। और ये कौन सा पद है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा पद है। तो तीसरा पद निकाल लेंगे। A3 बराबर A + 2D। ए है 18 प्लस 2 गुणा में डी, डी है -5 अर्थात 18 माइनस 10 जो कि 8 है। तो ये वाला पद 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया, ये 18। तो यही दोनों पद हमें निकालने थे। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में पहला पद तो दिया हुआ है हमें, पहला पद दिया हुआ है a बराबर 5 और ये है हमारा चौथा पद, मतलब a + 3d बराबर 9 सही 1/2। इसे और सरल कर सकते हैं, 2 × 18 और 1 19, 19/2। a का मान यहाँ रखें अगर हम, तो देखो 5 + 3d बराबर 19/2। इस 5 को दाहिनी तरफ ले आते हैं हम। 3d बराबर 19/2 - 5। एलसीएम लेके हल करते हैं, 2 लिया एलसीएम, ये 19 आ गया, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 9/2। तो d बराबर आ जाएगा 9/2 गुणा 3, क्योंकि इस 3 को नीचे ले आएंगे, 3 × 3 = 9, 3/2। तो देखो d आ गया हमारे पास 3/2। a हमें पता है 5 है। अब हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं। देखो दूसरा पद A2 बराबर a + d, a है 5 और d है 3/2। इनका लघुत्तम लिया, 2 आ गया, 2 × 5 = 10, ये आ गया 13/2। मतलब इस जगह पे 13/2 है। इसको और सरल कर लेते हैं, 2 × 6 = 12, ये ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। तो ये आएगा 6 सही 1/2। और तीसरा पद निकालते हैं, तीसरा पद a + 2d। तो देखो ऐसे निकाल सकते हैं हम, a कितना है हमारा, तीसरे पद को वैसे भी निकाल सकते हैं, a + 2d के बजाय हम लिख सकते हैं a2 + d, ये ज़्यादा आसान रहेगा। a2 हमारा 13/2 आया था और d कितना है हमारा 3/2। तो 13 और 3 16/2, मतलब 8 आ गया। तो ये वाला पद आ जाएगा हमारा 8। इसका चौथा भाग, इसमें a दिया हुआ है -4 और देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद, A6 दिया हुआ है 6। तो A6 को लिख सकते हैं a + 5d बराबर 6 दिया हुआ है, जिसमें से a तो पता है हमें -4, यहाँ -4 रख देंगे, +5d बराबर 6। इस 4 को उधर ले आके हम जोड़ सकते हैं इसमें, यहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। तो 5d बराबर 6 + 4 अर्थात 10। तो d बराबर 10/5, मतलब 2 आ गया। अब हमें d का मान मिल गया है। इससे क्या होगा, ये सब लगातार पद हैं, सारे क्रमागत पद हैं, सबको निकाल सकते हैं। ये हमारा a2 है, ये a3, a4, a5। तो हमें निकालना है a2, a3, a4 और a5। तो a2 बराबर क्या आएगा, a + d। a हमारे पास कितना है -4 और d कितना है 2, तो ये आ गया -2। या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि an = a + n-1 गुणा में d। यहाँ पे भी मान रख के निकाला जा सकता है, n की जगह 2 रख देंगे, a का मान रख देंगे, d का मान रख देंगे, आ जाएगा। या सरल रूप में ऐसे निकाल सकते हैं हम। अब a3 निकालेंगे तो क्या होगा, a2 + d। a2 तो हम निकाल चुके हैं -2 और d हमारा कितना है 2, तो ये 0 हो जाएगा। a4 मतलब a3 + d, 0 + 2 मतलब 2 आ जाएगा। और लास्ट में a5 मतलब a4 + d। तो a4 कितना है हमारा 2 + 2, ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह देखो सारे पद आ गए इसके। यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पद आ गया -2, ये वाला पद आ जाएगा 0, ये वाला पद आएगा 2 और ये वाला पद आ गया 4। अब आते हैं इसके आखिरी भाग पे, इस प्रश्न का पांचवा भाग। देखो इसमें दूसरा पद दिया हुआ है और 3, 4, 5, 6 और छठा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद क्या होता है, a + d।
ये बराबर 38 दिया हुआ है। तो इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे ए का चाहे डी का। तो हमने ए निकाला, ए बराबर 38 माइनस डी, इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब इस मान को हम आगे प्रयोग कर लेंगे। यहाँ छठा पद है 22, तो a प्लस 5d बराबर 22 दिया हुआ है। यहाँ पे a का मान रख देते हैं जो यहाँ निकाला था हमने। 38 माइनस डी प्लस 5d बराबर 22 आ गया। अब इस 38 को उधर ले जाएंगे हम, यहाँ बचेगा माइनस डी और प्लस 5d, तो कुल मिला के 4d बचा और 22 माइनस 38, तो 4d बराबर देखो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 1 में से 2 गया 1 बचेगा, तो d बराबर आ गया -16/4 अर्थात -4। तो यहाँ से d का मान आ गया -4। अब d आ गया, हम a भी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो a बराबर 38 माइनस डी, डी -4 है, 38 + 4 मतलब 42। तो देखो पहला जो पद आएगा हमारा, ये वाला पद, पहला पद आ गया 42। और ये क्या, तीसरा पद। अब देखो तीसरा पद निकालते हैं हम। तीसरा पद है a2 + d, और a2 तो हमें पता है 38 है, 38 + d, d है -4, तो 38 में 4 गया, ये आ गया 34। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पद आ गया, ये आ गया 34। अब उसका अगला पद मतलब a4, a4 निकालेंगे, a3 + d, a3 हमारा 34 है और यहाँ d -4 है, तो ये आ गया 30। इसका मतलब है ये अगला पद हमारा ये 30 आ जाएगा। उसका अगला पद है a5, a4 + d, a4 हमारे पास आया था 30 और d है -4, तो ये आ गया 26। तो ये आखिरी पद आ गया इसका 26। तो हमें यही 4 पद निकालने थे, 1 2 3 और 4। प्रश्न 4, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। हम मान लेते हैं, माना इसका nवां पद 78 है। देखो nवें पद का जो सूत्र होता है a + n-1 गुणा में d बराबर 78। अब यहाँ पे देखो a दिया हुआ है, a इसका पहला पद है, तो a का मान रख सकते हैं 3 + n-1 गुणा d, d को हम निकाल सकते हैं, d बराबर a2 - a1, a2 हमारा 8 है और a1 3 है, तो d बराबर 5 आ गया। तो इस तरह यहाँ 5 रख सकते हैं बराबर 78। अब इसको हल करके यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। इस 3 को उधर ले जाएंगे पहले हम, तो n-1 गुणा में 5 बराबर 78 में से 3 गया तो ये बच जाएगा 75। अब n-1 देखो 5 n-1 से गुणा में है, उधर जाके भाग में चले जाएगा, तो 75/5, 5 से काटा, 5 × 5 5 × 25, तो ये आ गया n-1 बराबर 15, तो n बराबर 16। तो हमें पूछा क्या गया था, कौन सा पद है ये, तो ये 16वां पद है। 78 इस AP का 16वां पद है। प्रश्न 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखो पहला भाग दिया है ये और इसका दूसरा भाग ये है, दोनों में बताना है कि दोनों में कितने पद हैं। हम पहले भाग को लेते हैं। पहले भाग में देखो a बराबर दिया है, यानी प्रथम पद दिया है 7 और d सार्वंतर 13 - 7, a2 - a1, तो 13 में 7 गया, 6 बचा। और हमारे पास जो अंतिम पद है ये हमने ले लिया n। देखो जो हम सूत्र लिखते हैं an बराबर a + n-1 गुणा में d, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की जगह हम l भी लिख लेते हैं कि लास्ट पद बराबर a + n-1 2, तो l लिखो चाहे an लिखो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ इस सूत्र को अप्लाई करेंगे कि an बराबर a + n-1 गुणा में d। यहाँ से देखो an का मान कितना है 205, क्योंकि अंतिम पद है ये। a 7 निकाल लिया है हमने, n हमें पता नहीं है और d का मान है 6। इस 205 में 7 को घटा सकते हैं इधर ला के, तो इसे ला घटाएंगे तो 198 आ जाएगा बराबर n-1 गुणा में 6। अब देखो ये 6 यहाँ से गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इधर भाग में लाएंगे 198/6 बराबर n-1। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18,
इसका मतलब हुआ कि n-1 बराबर 33 और n बराबर 34, क्योंकि एक उधर जाके जुड़ जाएगा। तो इसमें कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में है, देखो a बराबर 18 और d मतलब 15 सही 1/2, a2 माइनस a1 18। तो 15 सही 1/2 लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 31/2 माइनस 18, 18/1, दोनों का लघुत्तम लिया 2 आ गया, ये 31 आ गया और यहाँ पे 36 आ गया। तो देखो 31 में 36 घटाएंगे तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब हमें d मिल गया, a मिल गया और an हमारे पास दिया हुआ है 47 माइनस का। तो देखो an बराबर a प्लस n-1 गुणा में d, माइनस का 47 बराबर a 18 है प्लस n-1 गुणा में d है -5/2। इस 47 में ये 18 इधर आकर जुड़ जाएगा। तो देखो -47 माइनस 18 बराबर n-1 गुणा में -5/2। इनको जोड़ा 8 7 15, 5 आ गया, 4 1 5 और 1 6 65। अब देखो यहाँ 5 गुणा में है और 2 भाग में है। अगर इधर लाएंगे तो 2 गुणा में होगा और 5 भाग में चला जाएगा, बराबर n-1 आ गया। माइनस माइनस कट गए, 5 से काटा तो यहाँ आ गया 13, 13 गुणा 2 ये 26 आ गया, बराबर n-1। और इस तरह हमारे पास n कितना आएगा? 27। तो इस श्रेणी में यानी इस AP में कुल 27 पद हैं। प्रश्न 6, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है? क्यों? कारण भी देना है हमें। देखो इस AP का पहला पद A हमें दिया हुआ है 11 और इसका सार्वांतर D निकाल सकते हैं 8 माइनस 11 मतलब माइनस का 3। तो A और D आ गया है। हम मान लेते हैं कि ये पद इसका AP का है और इसके मान के हम निकालते हैं कौन सा पद है। हम मान लेते हैं कि माना AN मतलब इसका nवां पद -150 है और ये मान के हम n निकालेंगे। अगर n का मान एक पूर्णांक आता है तो इसका मतलब इस AP में ये है। अगर पूर्णांक के अलावा कुछ भी आता है, चाहे परिमेय संख्या चाहे कुछ भी आए, उस स्थिति में ये इसका AP का पद नहीं है। तो देखो यहाँ पे AN का सूत्र लगाते हैं हम, A प्लस n-1 गुणा में D बराबर -150। अब A का मान कितना है? 11, तो A का मान 11 रखा, n-1 गुणा में D है हमारा -3 बराबर -150। इस 11 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं उधर और लाके घटा देते हैं। तो देखो n-1 गुणा में -3 बराबर -150 -11 आ गया। इस ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस का 3n और प्लस का 3 बराबर -161। इस 3 को भी उधर ले चलते हैं हम, ये भी उसमें जुड़ जाएगा। तो माइनस का 3n बराबर -161 -3, तो ये आ गया -164 और यहाँ पे आया -3n। दोनों तरफ माइनस माइनस कट जाएंगे आराम से। तो इस तरह से हमारे पास n का जो मान आएगा 164/3। अब देखो 164 को अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 3 15, 5 आ गया, 1 बचेगा और 4, तो 3 चौक 12, 2 शेष बच गया ना। यानी कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, ना कि पूर्णांक। तो यहाँ पे n का मान पूर्णांक नहीं है, अतः 150 इस AP का पद नहीं है। प्रश्न 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखो हम मान लेते हैं कि AP का पहला पद A है और सार्वंतर D है। अब यहाँ दिया है 11वां पद 38 है, मतलब A प्लस 10D बराबर 38 दिया हुआ है हमें, क्योंकि 11वां पद 38 है। और यहाँ पर देखो 16वां पद दिया है हमें 73 है। तो हम जो पहला समीकरण आया है इससे हम A या D का मान निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसान है A का मान निकालना। तो A बराबर 38 माइनस 10D, ये हमने A का मान निकाल लिया। अब दूसरा समीकरण जो आएगा वो आएगा 16वां पद 73 है, तो A16 मतलब A प्लस 15D बराबर 73।
यहाँ पे ए का मान रख देते हैं जो हमने पहले ज्ञात किया था। तो देखो यहाँ पे ए का मान रखेंगे तो क्या आएगा, 38 माइनस 10D प्लस का ये वाला 15D बराबर 73। अब इस समीकरण में केवल D अकेला है। देखो एक ही चर बचा हुआ है, D है वो। 15D माइनस 10D, तो यहाँ बचेगा 5D। और उधर देखो 73 में से 38 जाके उधर घटा देंगे हम 38, तो यहाँ आ जाएगा 5D बराबर 13 में से 8 गया 5 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा। तो इस तरह से D बराबर 35/5 अर्थात 7 आ जाएगा। अब हमें D का मान मिल गया, D आ गया 7। D की मदद से हम A का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखो A का मान आ जाएगा यहाँ पे A बराबर 38 माइनस 10 गुणा में D हमारा 7 है, 38 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 32। 70 में से 38 घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 6 में से 3 गया 3 आ गया, तो ये माइनस का 32 आ गया। तो देखो A बराबर माइनस का 32 और D बराबर ये। अब हमें पूछा जो भी जाए निकाल सकते हैं आराम से इन दोनों की मदद से। हमें निकालना है 31वां पद। तो देखो 31वां पद A 31 बराबर A प्लस 30D। A हमारे पास है माइनस का 32, 30 गुणा में D है 7। तो देखो माइनस का 32 प्लस 3 7 21, 210 आ गया। अब इसको घटाना है हमें, 10 में से 2 गया यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 0, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1, तो यानी कि प्लस का 178। A 31 बराबर प्लस का 178। प्रश्न 8, एक AP में 50 पद हैं, तो यानी कि n बराबर 50 हो गया, जिसका तीसरा पद 12 है अर्थात A प्लस 2D बराबर 12। तो इससे हम मान भी निकाल सकते हैं। मान लो A का मान निकाल लिया हमने कि 12 माइनस 2D, ये हमने समीकरण 1 रख दिया। और अंतिम पद 106 है, मतलब ये हमारे पास AN दिया हुआ है, AN बराबर 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका हमें ये दिया हुआ था और हमें ये भी दिया है कि AN बराबर 106, AN बराबर 106। तो AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 गुणा D बराबर 106। A हमें पता नहीं है, तो A का मान तुम यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। तो A का मान कितना आ गया, 12 माइनस 2D प्लस N, क्योंकि इस AP में केवल 50 पद हैं तो अंतिम पद क्या होगा, इसे हमने nवां पद मान रखा है ना अंतिम पद, तो अंतिम पद हमारे पास यहाँ 50वां पद होगा। 50 माइनस 1 गुणा में D हमें पता नहीं है, बराबर 106। देखो यहाँ दिया कुल 50 पद है और यहाँ दिया अंतिम पद है, तो यानी 50वां पद 106 हुआ ना, इसीलिए मैंने यहाँ 50 रखा हुआ इसको। अब इसको सरल करते हैं। देखो यहाँ 12 है माइनस 2D, यहाँ पे आ जाएगा 50 में से 1 गया 49D बराबर 106। इस 12 को हम दाहिनी तरफ ले आते हैं और यहाँ D को हल करते हैं। देखो 49 में 2 गया तो 47D बचेगा और यहाँ 106 में 12 घट जाएगा, तो D बराबर यहाँ देखो 6 में से 2 गया 4 बचेगा और 10 में से 1 गया 9 बचेगा। बटे में इस 47 को हम नीचे ले जाएंगे 47, तो 47 दूनी 94 आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो D का मान आ गया वो 2 आ गया। अब D पता लग गया, इससे हम A निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से A निकालेंगे, A बराबर 12 माइनस 2 गुणा D हमने निकाला था 2, तो 2, तो 12 माइनस 4 मतलब 8 आ गया। A का मान 8 है और D का मान 2 है। हमें निकालना है 29वां पद, तो 29वां पद मतलब A 29, A प्लस 28D। A हमारे पास है, A हमने निकाला देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस 28 गुणा 2, 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 8 6 14 मतलब 64। तो A 29 बराबर 64 आ जाएगा। प्रश्न 9,
यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हों तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यहाँ देखो तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद 4 है और नौवां पद -8 है। तो तीसरे पद को यानी A3 को लिख सकते हैं हम a + 2d बराबर 4, और साथ ही साथ इससे हम a का मान d के रूप में निकाल सकते हैं, d के पदों में। तो 4 - 2d, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ गई। और दिया हमें नौवां पद जो है -8 है, मतलब A9 = a + 8d, ये बराबर -8 है। देखो इस समीकरण के अंदर, इस वाले समीकरण के अंदर हम यहाँ से a का मान यहाँ रख सकते हैं। तो अगर a का मान रखते हैं तो 4 - 2d, ये रख दिया हमने a का मान, प्लस 8d यहाँ दिया हुआ है बराबर -8। अब देखो इसको हल करके यहाँ से d निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही चर है हमारे पास। तो ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 8, तो प्लस का 6d बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखो माइनस का 8 है और ये 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4। तो 6d बराबर -12, इससे हमें d मिल जाएगा -2। अब d आ गया -2, d से हम a निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। देखो यहाँ से a निकालेंगे, a 4 - 2 गुणा में -2, तो 4 - 4, देखो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो a का मान आ गया 8 और d का मान आ गया -2। अब पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेते हैं, माना इसका nवां पद मतलब an बराबर 0 होगा, तो हमें n का मान निकालना है। तो a + n-1 गुणा में d बराबर 0। a हमने निकाला है 8, तो 8 n-1 गुणा में d हमारा -2 है बराबर 0। अब यहाँ देखो इस 8 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो n-1 गुणा में -2 बराबर 8 माइनस का। इस -2 से इस -8 को भाग कर सकते हैं हम, तो n-1 बराबर -8 बटे -2, माइनस माइनस कट गए, 2 चौक 8, तो यहाँ आ गया n बराबर 5। इसका मतलब पांचवा पद उसका, इस एपी का पांचवा पद शून्य होगा। प्रश्न 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 17वां पद मतलब A17, उसके 10वें पद A10 से 7 अधिक है, 7 मतलब 17वां पद बराबर A10 + 7। अगर इसके मान रखते हैं तो देखो a + 16d बराबर a + 9d + 7। देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 16d और वहाँ से 9d इधर आ जाएगा, -9d बराबर 7। 16 में से 9 गए, यहाँ बचेगा 7, 7d बराबर 7, अर्थात d बराबर 1। तो d आ गया हमारे पास। अब हमें पूछा क्या गया, सारवंतर, तो सारवंतर बराबर 1 आ गया है, तो यहाँ से उत्तर ही आ गया, आगे कुछ करना नहीं है इसमें। प्रश्न 11, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ मान लेते हैं, माना nवां पद मतलब an 54वें पद मतलब A54 से 132 अधिक होगा, तो ये हमने मान लिया। अब इनमें मान रखते हैं हम, देखो a + n-1 × d, ये आ जाएगा, यहाँ आएगा a + 53d + 132। अब यहाँ देखो इस AP का जो दिया गया AP है उसमें a निकाल लेते हैं हम। a बराबर इसमें है 3, पहला पद 3 है, और d निकालेंगे तो d आ जाएगा 15 - 3, A2 - A1 मतलब 12। तो a और d हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इन मानों को यहाँ रखते हैं, देखो a और a तो कटी गई, तो a का मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ d का मान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जाएगा n-1 गुणा में d है हमारे पास 12 बराबर 53 गुणा 12 + 132, 100 यहाँ 32 आएगा। अब देखो 12 यहाँ भी है और इसमें भी 12 निकाल सकते हैं, इसे 12 से भाग दें तो 11 आएगा, 11 गुणा 12 बराबर 132 होता है। तो दोनों में से 12 हम कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 53 + 11, और यहाँ देखो n-1 गुणा में 12 है, तो इस 12 से भाग देने पर ये 12 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा n-1 बराबर 53 + 11,
और 53 और 11 को जोड़ें तो क्या आएगा 64। तो n-1 बराबर 64 और n बराबर 65। तो ये हमारा 65 आ गया। और पूछा क्या गया है, कौन सा पद, मतलब 65वां पद जो है उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। प्रश्न 12, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो दोनों का हम अलग अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं एक समांतर श्रेणी का पहला पद A1 है और दूसरे वाली समांतर श्रेणी का पहला पद B1 ले लेते हैं, B1 है, लेकिन दोनों का सार्वंतर जो है वो D है, क्योंकि दोनों का सार्वंतर समान है। अब यहाँ बोला गया है कि 100वें पद का अंतर 100 है, तो अगर पहली वाली श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं A100 और दूसरी वाली श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं मतलब B100, तो इनका अंतर 100 दिया हुआ है हमें। तो A1 प्लस 99D यह आ जाएगा A100 माइनस B1 प्लस 99D, क्योंकि A प्लस n-1 इंटू डी होता है an बराबर। तो यहाँ अगर हम n की जगह 100 रखेंगे तो 100 माइनस 1 99 हो जाएगा। ये बराबर 100 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और बाहर माइनस है, तो माइनस 99 हो जाएगा। D बराबर 100। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास आ गया A1 माइनस B1 बराबर 100। यह आ गया है हमारे पास। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पूछा इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, मतलब हमें निकालना है A1000 माइनस B1000। देखो A1000 के लिए क्या होगा A1 प्लस 999D, ये माइनस B1 प्लस 999D। अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D। यहाँ भी देखो D और D कट जाएंगे, तो क्या बचेगा A1 माइनस B1, और A1 माइनस B1 का मान तो हम पहले निकाल चुके समीकरण 1 में, तो कितना है वो 100। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनके 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। प्रश्न 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो 3 अंकों वाली संख्याएं 100 से आरंभ होती हैं और ये 999 तक होती हैं। तो हमें ये देखना है कि 100 के बाद पहली वो कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है, और 999 से पहले कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो देखो हम 100 को अगर भाग दें, 100 को 7 से भाग करते हैं, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचेगा, 0 आ गया, 7 चौक 28, 28, यहाँ 2 बच गया। देखो यहाँ 2 बचा है ना, अगर इसमें 5 और होता तो ये कुल 7 हो जाता है ना, और ये 7 से भाग हो जाता। इसका मतलब है इस संख्या में अगर हम 100 में 5 और जोड़ दें तो वो 7 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 107 नहीं 105, क्योंकि हमें 5 जोड़ना है। 105 वो पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 15 7 105 होता है। अब 105 हो गया, उसके बाद 7 और जोड़ो, 112 आ गया। इस तरह से ये समांतर श्रेणी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें देखना आखिरी वो कौन संख्या है जो 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली। तो 999 को हम 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 9 आ गया, 7 चौक 28, यहाँ पे देखो 1 बच गया, 9 आ गया। अब यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 5। अगर 999 से 5 हटा दिया जाए, 5 घटा दिया जाए, तो जो संख्या बचेगी मतलब 994। 994 वो आखिरी संख्या होगी 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है। इस तरह देखो ये पूरी हमें समांतर श्रेणी मिल गई है जो 105 से स्टार्ट है और 994 तक गई है, और इनका सार्वंतर 7 है। तो देखो यहाँ पहला पद 105 है, सार्वंतर D 7 है, और अंतिम पद या nवां पद 994 है। तो हम nवां पद का फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर a प्लस n-1 गुणा में D। an दिया है 994 बराबर a है 105 प्लस n-1 गुणा D।
तो डी भी हमें पता है, यहाँ पे 7 रख सकते हैं डी की जगह पे। इस तरह हम यहाँ से n निकाल लेंगे और पता लगा लेंगे कितनी संख्याएं हैं। 994 में 105 घटा देंगे, 105 को इधर ला के घटा सकते हैं हम। तो देखो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया, 9 बच गया। यहाँ बचेगा 8, 8 में 0 गया, 8 आ गया। यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, बराबर n-1 गुणा में 7। अब यह 7 गुणा में है, इसे भाग में ले आते हैं इस तरफ हम। तो 889 बटे में 7 बराबर n-1। अब इसको 7 से भाग दे देते हैं हम। 7 एकम 7, यहाँ 1 बचेगा, 18 हो गया। 7 दूनी 14, 4 बचेगा और 9 49 हो गया। 7 7 49, मतलब 127 बराबर n-1, अर्थात n बराबर 128 आ गया। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? देखो 10 के बाद पहली संख्या 12 है जो 4 का गुणज है, उसके बाद 16 है, ऐसे 4 4 बढ़ते जाएंगे। अब हमें देखना 250 या उससे बीच में कितने गुणज हैं। तो देखो 250 को हम भाग कर देते हैं 4 से। 4 से भाग किया, 4 से 24 आ गया, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 0 उतारा, 4 दूनी 8, मतलब यहाँ 2 बच गया शेष। अगर इस 250 में 2 हटा दें हम, यानी कि 248 ऐसी संख्या है जो 4 से भाग हो जाएगी। तो देखो इस समांतर श्रेणी में हमें ज्ञात करना है कितने पद हैं। जितने पद होंगे उतने ही 4 के गुणज हैं। इसका पहला पद दिया हुआ है, पहला पद 12 है। इसका सार्वंतर डी 4 है और इसका अंतिम पद या nवां पद 248 है। an बराबर 248। तो हम an का सूत्र लगा देते हैं, a प्लस n-1 गुणा डी बराबर 248 है। a का मान रखेंगे, a बराबर कितना है हमारा 12 है, तो ये 12 आ गया। n-1 गुणा में d 4 है, बराबर 248। इस 12 को यहाँ लाके घटा देंगे हम, 12 को घटाएंगे तो n-1 गुणा में 4 बराबर 248 माइनस 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे n-1 गुणा में 4 बराबर, देखो 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 2 बचेगा। अब इस 4 को यहाँ लाके भाग कर सकते हैं हम। तो हमारे पास आएगा n-1 बराबर 236 बटे में 4। 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 4 निम 36। तो इस तरह से n बराबर कितना आएगा 59 और 1 60। तो यहाँ पे 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। कुल यहाँ पे देखो 60 संख्याएं, 60 पद हैं इसके बीच में, इसका मतलब 60 गुणज है। प्रश्न 15, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इस पहले और दूसरे के nवें पद बराबर होंगे? तो देखो हम पहली श्रेणी का nवां पद निकालते हैं, दूसरी श्रेणी का nवां पद निकालते हैं और दोनों को बराबर रख देंगे। इससे हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। पहली वाली श्रेणी के लिए a बराबर 63 है और d बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2 है। तो यहाँ पे nवां पद निकालते हैं, nवां पद a प्लस n-1 गुणा में d। तो देखो a कितना है हमारा 63 है, यहाँ पे n-1 गुणा में d 2 है। इसको और सरल करते हैं तो 63 प्लस 2 गुणा n, 2n आ जाएगा माइनस 2। 63 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 61 प्लस 2n। यह आ गया हमारा पहली वाली श्रेणी का nवां पद। अब दूसरी वाली श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। इसमें पहला पद दिया हुआ है हमें 3 और इसका d जो है सार्वंतर 10 माइनस 3 अर्थात 7 है। तो यहाँ देखो nवां पद निकालते हैं इसका a प्लस n-1 गुणा में d। a है इसका 3, n-1 गुणा में d है 7। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। देखो 3 में से 7 गया, 4 बचेगा माइनस का, तो इसे लिख सकते हैं 7n माइनस 4। ये दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, दोनों का nवां पद बराबर है, अर्थात ये पद इसके बराबर है। तो प्रश्न के अनुसार हम दोनों को बराबर रख देंगे कि 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4।
अब इनमें सभी n को एक तरफ ले आते हैं और नंबर को एक तरफ। देखो 61 में 4 यहाँ ले आएंगे, 61 में 4 को यहाँ लाएंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ 7n में से 2n घटा देंगे तो 61 और 4 65 हो जाएगा, और यहाँ 7n में से 2 गया तो 5n बचेगा। अब यहाँ पे देखो 65 को 5 से भाग कर देंगे तो n आ जाएगा, 5 से काटा 13 बजे 65 होता 13 आ जाएगा, तो n बराबर 13, अर्थात इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद आपस में बराबर होगा। तो n का मान कितना है? 13। प्रश्न 16, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब a प्लस 2d बराबर 16 दिया हुआ है हमें। तो यहाँ से देखो एक का मान निकाल सकते हैं, a का मान निकाला हमने 16 माइनस 2d, तो इसे हमने पहले ही निकाल लिया a का मान। अब आगे देखो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अर्थात 7वां पद क्या होगा? a7 बराबर 5वें पद से 12 अधिक a5 से 12 अधिक है। तो देखो 7वां पद क्या होगा? a प्लस 6d, 5वां पद है a प्लस 4d प्लस 12। देखो दोनों तरफ से a कट जाएगी। अब यहाँ d निकाल सकते हैं ना, देखो 6d यहाँ पे है, माइनस 4d वहाँ से आ जाएगा, दाहिने से बाएं आ जाएगा, यहाँ बचेगा 12। तो इस तरह हमारे पास 2d बराबर 12 आ गया और d बराबर 6। d का मान यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 से a बराबर 16 माइनस 2 गुणा में d, 2 गुणा में 6, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4 आ गया। तो हमें a का मान प्राप्त हो गया और d का मान प्राप्त हो गया। हमें निकालना क्या है? वह AP ज्ञात कीजिए। तो देखो AP किसे कहते हैं हम? AP होगा हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे बढ़ता जाएगा AP। तो यहाँ पे AP कितना होगा हमारा? a कितना है? 4, 4, 4 प्लस d, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, इस तरह से ही हमारा AP आ गया। प्रश्न 17, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस AP में हमें इस तरफ से 253 से चल के इस तरफ जाते हुए 20वां पद ज्ञात करना है। उसके लिए हम इस पूरे AP को समांतर श्रेणी को ही उल्टा लिख सकते हैं। 253 ये बाकी पद आ गए और यहाँ आ गया 13, 8 और 3। अब इस तरह से इस AP में देखो पहला पद क्या होगा? 253 हो जाएगा, और यहाँ D निकालने के लिए देखो क्रमागत किसी भी 2 नंबरों को हम घटा सकते हैं, 2 पदों को। 13 में से यहाँ 8 में से 13 घटा दो, चाहे 3 में से 8 घटा दो। तो 3 में से 8 को घटाया तो आ गया -5। अब A पता है, हमें D पता है, D आ गया -5 और A है 253। हमें निकालना क्या है? अब इस तरफ से इस AP में 20वां पद निकालना है। तो A 20 बराबर A प्लस 19D। A हमारे पास है 253 प्लस 19 गुणा में -5। इस तरह से 253 माइनस, देखो 19 को 5 से गुणा कर देंगे तो 5 ने 45, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 4 9। अब इसे घटा देते हैं, 13 में से 5 गया 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 4, 14 में 9 गया तो 6 आ जाएगा, नहीं 5 आ जाएगा, 9 5 14, 5 आ जाएगा और यहाँ बचेगा 1। तो 158 हमारा वो पद है जो इस दिए गए AP में से इस तरफ से 20वां पद है। इस तरफ से 20वां पद 158 है, या इस AP में जो हमने AP बदल ली थी, इस AP में इस तरफ से 20वां पद 158 है। प्रश्न 18, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। देखो चौथा मतलब A4 और 8वां A8 बराबर 24 दिया हुआ है। A4 को लिख सकते हैं हम A प्लस 3D और A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24 आ गया। देखो यहाँ A है और यहाँ A है, दोनों को मिला दो तो हो जाएगा 2A प्लस 3 और 7 10D बराबर 24। इस पूरी समीकरण को हम 2 से भाग कर सकते हैं, तो 2 से भाग करने के बाद A प्लस 5D बराबर 12। अब यहाँ से हम A का मान निकाल सकते हैं D के पदों में, तो 12 माइनस 5D। इस तरह पहली समीकरण दी गई थी, जो पहली स्टेटमेंट दी गई थी हमें,
उससे हमने ए का मान निकाल लिया डी के पद रूप में। अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठे पद मतलब A6 प्लस A10 बराबर 44 है। A6 हो गया A प्लस 5D और A10 हो गया A प्लस 9D बराबर 44। A और A यहाँ भी 2A हो जाएगा, 2A 5 और 9, 9 5 14, 14D बराबर 44 हो गया। ये 44 आ गया। सबको 2 से भाग किया तो A प्लस 7D बराबर 22। अब देखो A का मान तो हम यहाँ निकाल चुके हैं पहले ही ना, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं हम। तो यहाँ पे A का मान रखा हमने 12 माइनस 5D प्लस 7D बराबर 22। यहाँ कारण लिख देंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 से, यहाँ लिख सकते हैं 1 से, ताकि पता लग जाए कहाँ से आया ये 12 माइनस 5D। अब देखो 5D माइनस का है और 7D प्लस का है, तो यहाँ बचेगा 2D और इस 12 को हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो 22 में से 12 घटा देंगे तो 2D बराबर 10 आ गया। यहाँ पे 22 में से 12 गया 10 बचेगा और D बराबर आ गया 5। तो यहाँ से D का मान मिल गया। अब आप वापस आते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से A बराबर 12 माइनस 5 गुणा में 5, 12 माइनस 25, देखो 25 बड़ा है तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, माइनस का 13। तो हमारा A आ गया माइनस का 13 और D आ गया 5। हमें इसमें आगे क्या करना था, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो प्रथम 3 पद AP के, एक है A, एक है A प्लस D और एक है A प्लस 2D। तो देखो A क्या आएगा हमारा, A तो आ गया माइनस का 13, A प्लस D माइनस 13 प्लस 5 और A प्लस 2D माइनस 13 प्लस 2 गुणा 5। ये प्रथम 3 पद आ गए, अर्थात ये आ गया माइनस 13। यहाँ 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8, माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस का 3। तो क्योंकि देखो 10 आ गया, 13 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा। तो ये 3 हमारे उत्तर हैं। प्रश्न 19। सुभा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ देखो आरंभिक वेतन कितना है 5,000, मान लेते हैं ये पहला पद है 5,000 पहला पद है। यहाँ पे प्रति वर्ष 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो हर बार जो वृद्धि हो रही है वो नियत है, मतलब जिसका सार्वंतर है वो वृद्धि के बराबर होगा, 200 रुपये होगा। हमें ज्ञात करना है कि अगर ये देखो यहाँ तो एक AP आ रहा है ना कि पहली बार 5,000 है, अगली बार 5,200 है, फिर अगली बार 5,400 है, तो एक नियत वृद्धि हो रही है, तो AP में आ रही है। तो इस AP का कौन सा पद 7,000 होगा, पहले तो हमें ये निकालना है। तो देखो AN बराबर हमें 7,000 दिया है, पहले हमें N ज्ञात करना है। तो A प्लस N-1 गुणा में D बराबर 7,000। A इसका 5,000 दिया हुआ है, 5,000 प्लस N-1 गुणा में D 200 है बराबर 7,000। इस 7,000 में से इस 5,000 को घटा सकते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा N-1 गुणा में 200 बराबर 2,000, क्योंकि 7,000 में से 5,000 घटा दिया। अब इस तरह से N-1 कितना होगा 2,000 बटे में 200, ये दोनों जीरो कट गए, इसमें से ये 2 से कट गया 10 आ गया। मतलब N बराबर, देखो N-1 बराबर 10 आया था यहाँ पे, तो N बराबर 11 आ गया। इसका मतलब जो हमारी श्रेणी बनी है ना, ये समांतर श्रेणी, इसका 11वां पद 7,000 है। पहला पद क्या है, पहला पद हमारे पास 5,000 है। 5,000 कब था 1995 में। 1995 के बाद अगले 10 पद यानी 10 साल के बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखो अभी 1995 है, 1995 में 10 और जोड़ दो तो जो साल आएगा वो उसका वेतन होगा, मतलब 2005 में। 2005 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। प्रश्न 20, यह प्रश्नावली 5.2 का अंतिम प्रश्न है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
₹1.75 से बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हर सप्ताह वो 1.75 बढ़ा रही है। इसका मतलब ये है कि ये समांतर श्रेणी में बढ़ रहा है सब कुछ। जहाँ पे पहला पद उसकी पहली बचत है अर्थात ₹5 है और सार्वंतर 1.75 है। यहाँ पे दिया nवें सप्ताह उसकी बचत 20.75 होती है अर्थात an बराबर 20.75 हो गई। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 गुणा में d बराबर 20.75। इसे हल करके हम n निकाल सकते हैं। a का मान है 5 प्लस n-1 गुणा में d है हमारे पास 1.75 बराबर 20.75। देखो, इस 5 को उधर ले आकर घटा सकते हैं हम, तो यहाँ बचेगा n-1 गुणा में 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5। इस 20 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा 15 और यहाँ पे देखो, यहाँ बचेगा n-1 और इस चीज़ को क्योंकि यहाँ गुणा में है तो इसे भाग में ले जा सकते हैं हम, तो n-1 बराबर 1.75 नीचे आ जाएगा और यहाँ 20 में से 5 घटाए तो बचेगा 15.75। देखो, ऊपर और नीचे दशमलव बराबर हैं। दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्याएं हैं, यहाँ भी 2 संख्याएं हैं। दशमलव को हटा सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी। और इसको काट देते हैं हम। 5 से काटा तो 5 3 15 हो गया, 2 बचेगा, 5 5 25। यहाँ 5 से काटा तो 5 3 15, फिर 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 5 25। अब इसको 5 से फिर काट सकते हैं हम। 5 7 35 और यहाँ बचेगा 5 6 30, 5 3 15। देखो, 7 से 63 कट जाएगा तो 7 एकम 7, 7 9 63 अर्थात n-1 बराबर 9 आ गया तो n बराबर 10 आ गया। हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना था तो n बराबर 10 है।